तो जब जायंट पांडा का ख्याल आता है, जहन में क्या आता है? जाहिर है दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में से एक है ना? वो स्याह और सफ़ेद खाल कितनी दिलकश लगती है। लेकिन जानते हैं, इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरी और पेचीदा है। तो ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर ले आता है। क्या हो अगर ये दुनिया का सबसे प्यारा रीछ दरअसल सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला जानवर भी हो? इस तज्जिये में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हो सकता है पांडा के बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो पूरी हकीकत हो ही ना। उसकी कहानी तो तजादात, तारीख और बका की एक बहुत ही दिलचस्प जंग से भरी हुई है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पांडा की हयातियात से, और सच पूछें तो ये हैरान कुन तजादात से भरी पड़ी है। अच्छा, तो ये सुनिए, ये है पहला बड़ा मुअम्मा। एक पांडा की खुराक का 99% हिस्सा बांस होता है, 99%। लेकिन असल मोड़ यहाँ आता है। उसका जो हाजमे का निज़ाम है ना, वो एक गोश्तखोर जानवर की तरह छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अपनी ज़रूरत की ग़िज़ाइयत पूरी करने के लिए उसे बहुत बहुत ज़्यादा मिकदार में बांस खाना पड़ता है। और अगर पिछली बात अजीब लगी थी तो जरा ये सुनिए, ये तो बिल्कुल ही हैरान कर देने वाली बात है। एक माँ पांडा अपने नौज़ायदा बच्चे से 900 गुना बड़ी होती है। 900 गुना! सोचा जा सकता है, जब एक पांडा का बच्चा पैदा होता है तो वो इतना छोटा होता है, समझ लें कि मक्खन की एक टिक्किया जितना। और ये नन्ही मन्नी मखलूक एक बहुत ड्रामाई तब्दीली से गुजरती है। पैदाइश के वक्त ये गुलाबी होते हैं, इन पर बाल नहीं होते और बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन फिर सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर इनका वो मशहूर स्याह और सफ़ेद कोट नज़र आना शुरू हो जाता है। यही वो कोट है जो इन्हें पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले जानवरों में से एक बना देता है। अक्सर लोगों के जहन में पांडा की एक तस्वीर बनी होती है कि वो सुस्त होते हैं, है ना? बस बैठे बांस चबा रहे होते हैं। लेकिन इनकी इस पुरसुकून शक्ल से धोखा नहीं खाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जानवर दरअसल छोटी उम्र से ही माहिर कोहपैमा होते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो हैरान अंगीज़ तौर पर तेज़ दौड़ सकते हैं, 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक। और ये रफ्तार शिकारियों से बचने के लिए काफ़ी होती है। अच्छा, एक और चीज़ है जो इन्हें ज़्यादातर रीछों से अलग करती है। अपने दूसरे कज़न्स के बरक्स जायंट पांडा सर्दियों में नहीं सोते, वो हाइबरनेट नहीं करते। और सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? तो जनाब, इसका ताल्लुक भी इनकी खुराक से है। बांस पर मबनी इनकी ये कम चिकनाई वाली खुराक इन्हें इतनी तवानाई जमाई नहीं करने देती कि वो पूरी सर्दियां सोकर गुजार सकें। तो फिर वो करते क्या है? उन्हें सर्दियों में गर्म इलाकों की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने हयातियात की बात तो कर ली। अब जरा मौजू बदलते हैं और चीन में पैंडा की गहरी सकाफती अहमियत पर बात करते हैं, क्योंकि वहां ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक कौमी खजाना है। मेरा मतलब है, ये वाकई सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये चीन की शनाख्त का एक हिस्सा है। अफसानवी ड्रैगन के साथ साथ जायंट पांडा भी मुल्क की एक बहुत ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ अलामत के तौर पर जाना जाता है। और इसकी तारीख भी इतनी ही दिलचस्प है। अगर हम कदीम चीन में वापस जाएं, हान खानदान के दौर में, तो लोग ये मानते थे कि पांडा में जादुई ताकतें होती हैं। इनका जिक्र चीन की इब्तदाई तहरीरों में भी मिलता है। और ये भी सुनिए, चीनी ज़बान में पांडा के लिए 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे बांस का रीछ और धब्बेदार रीछ। इससे ही अंदाज़ा होता है कि ये सदियों से कितने अहम रहे हैं। तो पांडा सिर्फ एक सकाफती आइकॉन ही नहीं रहा, ये एक ताकतवर सियासी आला भी रहा है। और यहीं से हम पांडा डिप्लोमेसी की दिलचस्प दुनिया में दाखिल होते हैं। इस सब की शुरुआत 6वीं सदी में हुई, जब चीन की एक महारानी ने दोस्ती की अलामत के तौर पर जापान को पांडा तोहफे में भेजे। ये रिवायत सदियों तक चलती रही, यहाँ तक कि 1970 की दिहाई में अमेरिका और जापान को भी पांडा तोहफे में दिए गए। लेकिन फिर 1984 में पॉलिसी बिल्कुल बदल गई। तोहफे देने का सिलसिला बंद हो गया और इनकी जगह महंगे बैनुल-अक़वामी कर्जों ने ले ली। और ये कोई सस्ता कर्ज नहीं है। आज किसी भी मुल्क को चीन से पांडा का एक जोड़ा किराए पर लेने के लिए सालाना 10 लाख अमेरिकी डॉलर अदा करने पड़ते हैं हर साल। और ये मुआहदे आमतौर पर 10 साल के लिए होते हैं। और शराइत भी बहुत सख्त हैं। मुआहदे का एक सबसे अहम नुक्ता यह है कि कर्ज के दौरान बैरून मुल्क पैदा होने वाला कोई भी बच्चा खुद ब खुद अवामी जमहूरियत चीन की मलकियत होता है और आखिरकार उस बच्चे को चीन वापस भेजना ही पड़ता है। इसमें कोई रियायत नहीं है। लेकिन सकाफत और सियासत से हटकर पांडा की शायद सबसे बड़ी कहानी उसकी बका की जंग है। तो आइए जदीद दौर के चैलेंजेस और कामयाबियों पर एक नज़र डालते जो इस नस्ल को बचाने के लिए की गई हैं।
तारीखी तौर पर पांडा को सबसे बड़ा खतरा इंसानी सरगर्मियों से ही रहा है, जैसे जंगलात की कटाई, तिजारती खेतीबाड़ी का फैलाव और शहरी तरक्की। इन सब चीज़ों ने इनके कुदरती घर को तबाह कर दिया है और इसी वजह से इनकी आबादी में बहुत तेज़ी से कमी आई। इन्हीं तमाम खतरात की वजह से बहुत लंबे अरसे तक जायंट पांडा को शदीद खतरे से दोचार यानी एंडेंजर्ड की फहरिस्त में रखा गया था। एक हकीकी खतरा था कि शायद ये नस्ल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली अथक कोशिशों की बदौलत 2016 में उनका दर्जा बेहतर कर दिया गया। उन्हें एंडेंजर्ड से निकालकर वल्नरेबल यानी कमज़ोर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ये तब्दीली आई कैसे? बात यह है कि 2015 तक जंगली पांडा की आबादी में 16.8% का शानदार इजाफा हुआ और ये सब मुमकिन हुआ सख्त कानूनों और बढ़ती हुई अवामी आगाही की बदौलत। यह इस बात का वाज़े सबूत है कि तहफ़्फ़ुज़ की ये कोशिशें वाकई काम कर रही हैं। तो पांडा को मासूमियत के दहाने से वापस तो ले आया गया है, ये वाकई एक उम्मीद भरी कहानी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या इसका मुस्तकबिल वाकई महफूज है? इसकी बका का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये शानदार जानवर हमेशा के लिए महफूज रहे, मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत होगी।